हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। तो दोस्तों चलिए आप लोग हम कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशनशिप इन 1983। मतलब क्वेश्चन ये बोला गया है कि यहाँ पर कि इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। मतलब जो केंद्र और राज्यों के जो संबंध थे उन्हें स्थापित करने के लिए किया गया था। तो पहला आता है सरकारिया कमीशन, दूसरा आता है दत्त कमीशन, ठीक है, शीतलवाड़ कमीशन, राजमन्नर कमीशन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरकारिया कमीशन। तो जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए कमीशन बनाया गया था वो एक सरकारिया कमीशन था। तो करेक्ट आंसर इज सरकारिया कमीशन। अगला आता है, सरकारिया कमीशन वॉज सेटअप 1983 by the central government of India to examine the state and central relationship on various portfolios। मतलब कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने के लिए ये किया गया था। जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया चेयरमैन ऑफ द कमीशन वॉज अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब देखिए जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया जो थे वो इसके रिटायर्ड जज थे। और मैं आपको बता दूं, जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में मिल करके काम करती हैं इसे संघवाद या फेडरल सिस्टम कहा जाता है। भारत के अंदर कैसा सिस्टम चलता है? भारत के अंदर क्वासी फेडरल सिस्टम चलता है, ये भी याद रखिएगा। भारत के अंदर क्वासी फेडरल सिस्टम चलता है। भारत के अंदर यूनिटरी सिस्टम की भी व्यवस्था है। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जब ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम करती है। ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम करती है तो वो यूनिटरी सिस्टम है। मतलब पूरे देश पर पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जब हो जाता है, केंद्र सरकार का, तो वो यूनिटरी सिस्टम कहलाता है। यूनिटरी सिस्टम भारत में एट ए टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब देश में नेशनल इमरजेंसी होती है तब लगाया जाता है। याद रखिएगा, एट ए टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में दी गई है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और भारत में वैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मली मिलकर काम करती हैं तो इसे संघवाद कहा जाता है। ठीक है, पर हमारे देश में अगर मान लीजिए जब इमरजेंसी लगेगी तो यूनिटरी सिस्टम भी हो सकता है। तो जब यूनिटरी सिस्टम और संघवाद दोनों हो सकता है तो इसीलिए भारत को क्वासी फेडरल कंट्री कहते हैं। भारत एक क्वासी फेडरल कंट्री है जहाँ पर क्वासी फेडरल मतलब उससे काम चलता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो वेल, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं। तो चलिए ओके फाइन गाइस। तो चलिए, आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ आ रही है, तो उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Which of the following taxes are levied by the union government but collected by the अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियमित किया जाता है? मतलब इस कर को लगाती तो केंद्र सरकार है पर लेकिन राज्य द्वारा इसे विनियमित नियोजित किया जाता है। तो स्टैम्प ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स, या फिर सेल्स टैक्स, या ए एंड बी बोथ? तो इसके अंदर जो आता है ए एंड बी बोथ आता है, स्टैम्प ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स। मतलब ये कर का मतलब केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा इसे एकत्रित और विनियोजित किया जाता है। मतलब कहाँ पर इसे यूज़ किया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा, तो ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगला आता है, द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द मतलब स्टैम्प ड्यूटीज एंड एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड केप्ट बाय द रेस्पेक्टिवली स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये लगाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जाता है पर लेकिन लिया जो जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लगाया भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ जाता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और इसे कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ये कौन सा टैक्स है? ठीक है, तो आता है निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया भी जाता है और एकत्र भी किया जाता है? तो स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लैंड रेवेन्यू, या ऑल ऑफ द अबव? तो गाइस अगर हम देखें तो ये सारे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं और उनके द्वारा ही कलेक्ट किए जाते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से आता है?
गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है ना वो 2 तरीके से मिलता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है वो 2 तरीके से करती है। एक मतलब पहले तरीके क्या होता है, एक होता है उसका टैक्स रिसिप्ट से, यानी कि टैक्स से मिलने वाला पैसा जो गवर्नमेंट ने टैक्स ऑलरेडी लोगों के ऊपर इम्पोज किए हैं। दूसरा आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। दूसरा कहाँ से, नॉन टैक्स रिसिप्ट। एक होते हैं टैक्स रिसिप्ट और एक होते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि जो सरकार के द्वारा लगाया गया है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जो सरकार के द्वारा लगाया हुआ है वो सब टैक्स रिसिप्ट है, ठीक है। जो सरकार ने इम्पोज किया है वो सारा का सारा क्या है, वो सारा का सारा टैक्स रिसिप्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो वो सारा किस में आएगा, वो सारा बेसिकली टैक्स रिसिप्ट में आएगा, तो जो सरकार ने ऑलरेडी इम्पोज किया है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें 2 तरह के टैक्स आ जाते हैं, एक होता है एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस को प्रत्यक्ष कर कहते हैं और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जिसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस किसी भी पर्सन या किसी चीज़ पर डायरेक्टली लगाए जाते हैं और वो लिए भी उसी पर्सन से जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, इनकम टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स लगते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, लाइक जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नॉन टैक्सेस वो होते हैं गाइस जो सरकार ने टैक्स नहीं लगाए पर फिर भी हमें किसी कारणवश उसे देने पड़ते हैं, तो वो सब नॉन टैक्स रिसिप्ट में आते हैं। और नॉन टैक्स रिसिप्ट जो होते हैं, याद रखिए जितने भी नॉन टैक्स रिसिप्ट होंगे, नॉन टैक्स रिसिप्ट में क्या आता है, जैसे कि मतलब शुल्क हो गए, फाइन्स हो गए। आपने क्या किया, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने निकल पड़े हो, हेलमेट नहीं लगाया, गाड़ी चलाने निकल पड़े हो, तो उस कंडीशन में भी टैक्स तो पे करना पड़ेगा, तो शुल्क हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले आता है शुल्क हो जाती है, फीस हो जाती है। आप लाइसेंस बनवाते हो या कोई भी पासपोर्ट बनवाते हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फ़ीस होती है, तो वो फ़ीस हो गई। इसके बाद इसमें और क्या आ सकता है, इसमें मतलब शुल्क आते हैं, फीसेस आती हैं और इसके अंदर और क्या आएगा, यही सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। मतलब गवर्नमेंट ने इम्पोज नहीं करे पर लेकिन आपको ये फिर भी पे करने पड़ते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पेशल काम वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ रखा है टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर सेल्स टैक्स, वेट, ठीक है, ये सब तो अब हट गए हैं, ठीक है। टैक्स लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, टैक्स ऑन द व्हीकल एंटरिंग टैक्स, मतलब सरकार द्वारा जो लगाए जाते हैं। व्यावसायिक कर होता है, विलासिता कर, लग्जरी चीज़ों को जो आप खरीदते हैं। मनोरंजन कर, मोटर व्हीकल कर यानी कि मोटर वाहन पर, राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर कर, कृषि का आय पर कर, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, तो ये सारे कर लगाए जाते हैं। अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस levied and the collected by the union government but the proceeds are distributed between the union and the state। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। मतलब लगाया तो ये केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लगाती है, पर जब ये मिलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट दोनों में लगता है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मतलब लगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लिया पर मिलेगा तो सेंट्रल को भी और स्टेट को भी। तो ये कौन सा कर है, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, टैक्स मतलब स्टेट ड्यूटी है या लैंड रेवेन्यू है, तो ये कौन सा टैक्स है। तो आपके ऑप्शंस हो गए सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, स्टेट ड्यूटी या लैंड रेवेन्यू। तो द करेक्ट आंसर इज दैट गाइस कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, किसी भी पर्सन पे डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट टैक्स है, किसी भी पर्सन पे ये डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स होता है यानी कि इनकम टैक्स, ठीक। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये गवर्नमेंट के टैक्स रिसिप्ट में आता है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ने ये ऑलरेडी प्लान्ड है, मतलब इसको लेना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इनकम टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिस टैक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। बोला गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत केंद्र सरकार द्वारा आयकर लगाया जाता है। यह कर वित्त आयोग में सिफारिशों पर राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, ठीक है। मतलब देखिए सिफारिश पर मतलब इसे राज्यों के बीच भी वितरित किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी
इज लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब इसे लगाती भी केंद्र सरकार है और इस पे लेती भी इसको केंद्र सरकार है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी या ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो तो ये ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। ऑल द डायरेक्टेड टैक्स इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, प्रत्यक्ष कर होते हैं, ये वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस आर इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जो टैक्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग जहाँ पे होते हैं उनके द्वारा जो टैक्स लगाया, मतलब उनकी इनकम पे जो टैक्स लगाया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। मैं रिजल्ट गुरु में पढ़ाती हूँ, रिजल्ट गुरु दो या दो से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो टैक्स। एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज़ वर इनडायरेक्टेड बट माइग्रेटेड मर्ज बाय द जीएसटी। आयकर, असंपत्ति कर, निगम कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर थे, लेकिन जीएसटी में विलय हो गए। मतलब बाद में इन सबको विलय कर दिया गया। कौन से करों को? ये हो गए एक्साइज, कस्टम ड्यूटीज़, इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब जीएसटी के अंदर आते हैं। Which of the following article deals with the grant in aid by the union government to the state? कौन सा लेख केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? यानी कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता देने से संबंधित है। आर्टिकल 270, आर्टिकल 280, आर्टिकल 275, आर्टिकल 265। तो ये रिलेटेड है। आर्टिकल 275 जो रिलेटेड है वो केंद्र सरकार को राज्यों से सहायता देने से संबंधित है, इसीलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा भी है, अनुच्छेद 275 आवश्यकता के समय केंद्र सरकार से कुछ राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है। यह निधि आवंटन केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। यह सरकार की संचित निधि पर प्रभावित होता है। लिखा हुआ है आर्टिकल 275 is related to the grant in aid from the union government to certain state at the time of requirement. This fund allocated depend on the discretion of the central government. मतलब बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। It shall be charged on the consolidated fund of India. Which of the following article deal with the election of the vice president? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आर्टिकल 64, आर्टिकल 68, आर्टिकल 66, आर्टिकल 62। तो आर्टिकल 66 इज रिलेटेड टू द उपराष्ट्रपति चुनाव। उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं राज्यसभा के, याद रखिएगा, राज्यसभा के, और राज्यसभा को भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में रखा गया है। बल्कि अगर मैं संसद की बात करूं तो संसद को आर्टिकल 79 में रखा गया है, याद रखिएगा, और लोकसभा को आर्टिकल 81 में रखा गया है। लोकसभा को आर्टिकल कितने में रखा गया है? 81 में रखा गया है, ठीक है। तो लोकसभा को आर्टिकल 81, संसद एंड राज्यसभा। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 66 डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्न अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 66 डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 66 भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है, ऐसा लिखा हुआ है। who can remove the vice president from his office? उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? देखिए, उपराष्ट्रपति को उनके पद से राष्ट्रपति हटा सकते हैं, मतलब प्रधानमंत्री, संसद या लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। तो संसद के हाथ में होता है उन्हें हटाना। ओके, अगला आता है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज द फॉलोज। उपराष्ट्रपति को पद का कार्यकाल इस प्रकार होता है, मतलब जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके पद का क्या कार्यकाल होता है? 6 ईयर का होता है, 4 ईयर का, 7 ईयर का, 5 ईयर का। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 सालों का होता है। The vice president is elected for the period of the 5 years. All through he and she can resign from the completion of the tenure. मतलब बोला गया उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, हालांकि वह कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा भी दे सकते हैं। अगर वो चाहें तो इस्तीफा दे सकते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज ए एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ, मतलब बोला गया है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के, प्लानिंग कमीशन के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। तो वो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति मतलब पदेन अध्यक्ष कहलाते हैं। यहाँ आप लोकसभा प्लानिंग कमीशन देख रहे हैं। प्लानिंग कमीशन 1950 में स्टार्ट किया गया था बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे स्टार्ट किया था प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते थे वो बाय डिफ़ॉल्ट भारत के प्रधानमंत्री ही होते थे। प्लानिंग कमीशन में टोटल 12 प्लान्स बने, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी 1951 से 1956 तक चली थी, जो कि कम्प्लीटली कृषि यानी कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। ठीक है, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। इसे हेरोड डॉमर मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेरोड डॉमर मॉडल के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ऑल्सो नोन एज द हेरोड डॉमर मॉडल। ओके, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो बना वो 1956 से लेकर 1961 तक चला है और ये औद्योगिकीकरण से बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण पर बेस्ड है। औद्योगिकीकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसे पीसी महालोनोविस मॉडल भी कहते हैं। पीसी महालोनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब चली थी? वो 1961 से लेकर 1966 तक चली है और इस पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? इस पंचवर्षीय 1961 टू 1966 चली है। इस पंचवर्षीय योजना को ये एग्रीकल्चर, याद रखिएगा, कृषि और प्लस औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। इसे गाडगिल मॉडल भी कहा जाता है। याद रखिए, गाडगिल मॉडल के नाम से भी जानी जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2000 मतलब 12 को स्टार्ट हुई थी, 2017 को ख़त्म कर दी गई थी। ठीक है, इसी दौरान भारत में नीति आयोग बना था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना करी गई थी 1 जनवरी 2015 को, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। ओके, अगला आता है वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड एक्ट एज द प्रेसिडेंट when the latter is unable to discharge his functions due to absence, illness or any other causes। ठीक है, तो चलिए गाइस, ओके गाइस, तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अब। ओके फाइन गाइस, तो चलिए आपको ये समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी, ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे बोला गया है द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति किसके द्वारा की किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है। हु अमंग द फॉलोइंग शैल बी कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 78। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 78 के तहत मंत्री परिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो होम मिनिस्टर मतलब अंडर आर्टिकल 78 जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, तो कौन होता है? मंत्री परिषद के जितने भी डिसीजंस हैं उनको राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा। तो आपके ऑप्शन है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, न्यायवादी, फाइनेंस मिनिस्टर। तो रखते जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रखते हैं उनके आगे। अगला क्वेश्चन आता है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर सेल नॉट एक्सिड। प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं होगी? तो 20% मेंबर ऑफ द लोकसभा, 10% मेंबर ऑफ द लोकसभा, 25% मेंबर ऑफ लगा, 15% मेंबर ऑफ लोकसभा। 15% मेंबर लोकसभा के जो होते हैं
ठीक है। 15% मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के 15% जो मेंबर हैं उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन द विच फॉलोइंग नंबर ऑफ द जजेस, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 25, 31, 32 या 30। तो ये होती है 31 संख्या इंक्लूडिंग जजेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज दिस। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? बच्चों देखिए, जब भी आपको इस तरह के नियुक्ति के क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले निकाय के बारे में सोचा करो कि निकाय किससे रिलेटेड है, कि वो कौन सा निकाय है। निकाय अधिकांश रूप से 2 तरह के होते हैं, बाकी और भी तरह के, पर ज़्यादातर यही मिलते हैं। संवैधानिक एक होता है संवैधानिक निकाय और एक होता है वैधानिक निकाय। याद रखिएगा, वैधानिक निकाय। ठीक है, एक संवैधानिक निकाय है और एक वैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं और वैधानिक निकाय को हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। संवैधानिक निकाय वह निकाय होता है, वह निकाय है जो संविधान में लिखा गया है, मतलब जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। ठीक है, और इस निकाय, ये जो निकाय होता है ये हेडेड बाय, याद रखिएगा, हेडेड बाय प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता भी की जाती है। ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो अध्यक्षता भी करेंगे। वैधानिक निकाय वह निकाय होते हैं जो संविधान में नहीं लिखे गए। याद रखिएगा, जो संविधान में नहीं लिखे गए हैं, यानी कि नहीं लिखे गए, वह वैधानिक निकाय हैं जो संविधान में नहीं लिखे गए हैं। और जितने भी वैधानिक निकाय हैं एंड पास्ड बाय द पार्लियामेंट, याद रखिएगा, पास्ड बाय द पार्लियामेंट, इन्हें पास किया गया है थ्रू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पास्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा इन्हें पास किया गया है। ठीक है, ये संविधान में नहीं लिखे गए। बल्कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक निकाय है और संवैधानिक निकाय की कौन करता है? राष्ट्रपति। तो प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, और याद रखिएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का भी अधिकार है। रिट फंडामेंटल राइट को संरक्षित करने के लिए होते हैं और रिट जो जारी किए जाते हैं अंडर आर्टिकल, याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है। बल्कि आर्टिकल, याद रखिएगा, आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट रिट जारी करती है। सो वेल आई होप गाइस कि आपको ये सारी बातें डेफिनेटली क्लियरली समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो अभी भी किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, एनी क्वेश्चन, एनी इश्यूज़ हैं, सो प्लीज़ टेल मी गाइस कि मैम समझ नहीं आया, दोबारा बता दीजिए, हमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं आपको वो क्लियर कर दूँगी। सो उम्मीद है मेरी पूरी कि आपको ये समझ आया होगा। तो वेल आई होप गाइस कि सभी को ये क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चलिए, सो वेल आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डेफिनेटली क्लियर हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे की चीज़ों में मूव आउट करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें डेफिनेटली क्लियर हो गई हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया था, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो यहाँ पे ये सवाल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय और अन्य मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में हमें कुछ फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, है ना। तो ये बात यहाँ पे याद रखिएगा, कुछ फैक्ट्स हमें ज़रूर पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट नियुक्ति करते हैं। कौन नियुक्ति करता है? प्रेसिडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और यहाँ पे मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडी होती हैं जो संविधान में मेंशन की गई हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं जिन्हें संविधान में लिखा गया है, यानी कि दोज बॉडी विच इज़ मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, यानी कि मेंशन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर दोज बॉडी विच इज़ मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जितनी भी बॉडी होती हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा हेडेड होती हैं। याद रखिएगा, ये जितनी भी बॉडी होती हैं ये हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा ही हेडेड की जाती हैं। सो वेल आई होप गाइस कि आपको मेरी बात डेफिनेटली क्लियर समझ आ गई है। तो चलिए, ओके, तो ये बात आपको डेफिनेटली क्लियर समझ आ गई होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो चलिए
ओके फाइन गाइस, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और आगे की चीज़ों में बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है डेफिनेटली। तो आगे हम लोग बेसिकली बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हेडेड होती हैं। बल्कि कुछ स्टेटुअरी बॉडीज़ भी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। स्टेटुअरी बॉडीज़ या वैधानिक निकाय वह निकाय होते हैं जो भारतीय संविधान में नहीं लिखे गए हैं, यानी कि विच इज़ नॉट मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया। ये हमेशा पास्ड बाय द पार्लियामेंट होते हैं, याद रखिएगा, पार्लियामेंट से पास होते हैं, पास बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं और ये जो होते हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हो गई है तो छोटी मोटी चीज़ें इसके बारे में भी जान देते हैं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्टेबलाइजमेंट हुआ है। अगर आपसे आरबीआई का अधिनियम पूछता है कि आरबीआई का अधिनियम बताइए, तो 1934 आरबीआई का अधिनियम है। आरबीआई में मतलब आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में पड़ता है। कई बार पेपर में सवाल आता है कि आरबीआई किस मतलब आयोग की या फिर किसकी रिकमेंडेशन पे बना है, तो ये रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना है। रॉयल कमीशन किसकी रिकमेंडेशन पे? रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना है। रॉयल कमीशन इज़ ऑल्सो नोन एज हिल्टन यंग कमीशन। रॉयल कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। रॉयल कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके गाइस, तो रॉयल कमीशन इज़ ऑल्सो नोन एज हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने थे? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे, ये भी याद रखिएगा। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे। तो क्वेश्चन एक है और आंसर अनेक है। इसके साथ गाइस एक चीज़ और आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि राखी मैम के पास। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो आगे चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले, आज तक आरबीआई की हिस्ट्री में कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं बनी है, याद रखिएगा, कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं बनी है, पर डेप्यूटी गवर्नर बनी है। 3 डेप्यूटी गवर्नर्स बनी हैं आरबीआई की हिस्ट्री में, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक का नाम था केजी उदेशी, याद रखिएगा, केजी उदेशी। श्यामला गोपीनाथन, श्यामला गोपीनाथन, ठीक है, गोपीनाथन, ठीक है, श्यामला गोपीनाथन एंड उषा थॉरट, उषा थॉरट। तो ये आरबीआई की स्थिति में केजी उदेशी, श्यामला गोपीनाथन एंड उषा थॉरट, तो ये 3 बेसिकली बनी हुई हैं फीमेल। आरबीआई का द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कई बार पूछता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो यानी कि नेशनलाइजेशन। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन जब किया गया है। तो इतना सभी को समझ आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन बोलता है विच, ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, यानी कि उसकी क्या पावर होती है सर्वोच्च न्यायालय की। तो बोला गया ओरिजिनल एंड अपीलेट जुडिक्शन, मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। अभी ठीक है, उदित ललित करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यूयू ललित। ठीक है, तो यूयू ललित अभी करंट में हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पे है। तो इसका क्षेत्राधिकार अपीलीय और ओरिजिनल जुडिक्शन का होता है, मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार। दूसरा आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस, तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, एडॉक जजों की नियुक्ति करना भी सुप्रीम कोर्ट का ही मतलब पावर है उसको। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा कर सकता है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चे देखिए, न्यायिक समीक्षा या जुडिशरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं वो अधिकतर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं।
ठीक है, यूएसए की, क्योंकि जब संविधान बना था तो कुछ चीज़ें यहाँ से उठाई, कुछ यहाँ से उठाई, कुछ यहाँ से उठाई, इसी तरीके से छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर से उठा ली गई थी जब भारत का संविधान बना था। ठीक है, तो जब संविधान बना तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से उठा ली गई, तो जुडिशरी रिव्यू भी उसी का एक पार्ट है, याद रखिएगा। ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ भारत का संविधान बनाने में बहुत समय लगा था, क्योंकि भारत का संविधान को बनाने के लिए 60 कंट्री का संविधान पढ़ा गया था, पता है आपको, 60 कंट्रीज़। साथ में इसमें जो खर्चा आया था वो तकरीबन 64 लाख रुपए का खर्चा आया था भारतीय संविधान को बनाने के लिए। और साथ ही साथ 60 कंट्री का संविधान पढ़ा, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 18 डेज, 18 दिन का बेसिकली इसमें समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टोटल टाइम पीरियड लग गया था इसको बनाने में। सो वेल, आई होप आपको समझ आ गई होगी जहाँ तक। और हाँ, भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। बनके जल्दी तैयार हो गया था, लागू बाद में कर दिया गया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स? सो प्लीज़ टेल मी कि मैम नहीं समझ आया है, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बी वेरी फ्रेंकली गाइस कि अगर किसी को कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ बचती है, तो आप बड़ी ही आराम से, बड़े ही प्यार से हमसे पूछ सकते हैं कि मैम नहीं समझ आया, दोबारा बता दीजिए या व्हाटएवर। ओके गाइस, तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कंपोजिशन एंड जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 137 से 141, आर्टिकल 144, आर्टिकल 126, आर्टिकल 124। तो जो रिलेटेड है वो है आर्टिकल 124। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और उसका क्षेत्राधिकार दिया गया है। आपको पता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है या जुडिशरी, जिसको आप न्यायपालिका कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यायपालिका। न्यायपालिका भारतीय संविधान का तीसरा पिलर होता है, पता ही होगा आपको। ठीक है, 3 पिलर होते हैं। एक होती है विधायिका, जिसे आप लेजिस्लेटिव कहते हैं, ठीक है, विधायिका। दूसरी होती है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, दूसरी है कार्यपालिका, और तीसरी जो होती है वो होती है न्यायपालिका। ठीक है, तो एक तो हो गई क्या? विधायिका, लेजिस्लेटिव। एक हो गई कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और एक है न्यायपालिका। न्यायपालिका को कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, कस्टोडियन का मतलब होता है संरक्षक। एक्चुअली होता क्या है कि जो विधायिका होती है उसका काम होता है मेकिंग लॉ, कानून बनाना। विधायिका ने अपना कानून बना दिया। अब विधायिका ने जब कानून बना दिया तो कार्यपालिका का काम है कि जो भी कानून इसने बनाया है उसे लोगों में मतलब एग्जीक्यूट कराना। पर न्यायपालिका ये देखती है कि इन दोनों ने मिलकर जो भी कानून लाए हैं या लागू करा रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो सही है कानून? ठीक है, उससे किसी भी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, किसी को भी किसी प्रकार की कोई ठेस तो नहीं पहुंच रही है। ठीक है, अगर वो कानून सही होगा तभी वो लागू होगा, अदरवाइज वो लागू भी नहीं होगा। तो किसी को भी कोई ठेस का वगैरह वगैरह उससे नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो ये न्यायपालिका का काम है, इसीलिए न्यायपालिका को कस्टोडियन कहा जाता है, कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र। और स्वतंत्र न्यायपालिका का जो फीचर लिया गया है ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र होती है और स्वतंत्र का जो फीचर लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से जुडिशरी रिव्यू भी लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू को क्या कहते हैं हिंदी में? इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायिक समीक्षा का भी जो फीचर लिया गया है, याद रखिएगा, न्यायिक समीक्षा का भी जो फीचर लिया गया है ये भी अमेरिका से यानी कि यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो यूएसए से ये सारे फीचर्स बेसिकली लिए गए हैं। अगला सवाल आता है, द नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि एनजेएसी
कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग होता है उसमें टोटल कितने लोग शामिल होते हैं, ये मतलब राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग जहाँ से न्यायपालिका की नियुक्ति होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम जजेस होते हैं यानी कि न्यायाधीश होते हैं। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, केंद्रीय कानून मंत्री और न्याय मंत्री होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी होते हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर यही है कि उपरोक्त में इसमें सभी होते हैं। जो देखिए अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी भी होती है और बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं। इसी तरीके से एक आयोग होता है जो जुडिशरी से संबंधित है, इसमें सारे आते हैं। मिस्टर M.S. ठाकुर इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। T.S. ठाकुर कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे? 41st थे, 42 थे, 43rd या 44th? तो ये 43rd चीफ जस्टिस थे, यानी कि तीसरे नंबर के चीफ जस्टिस रहे हैं T.S. ठाकुर। ओके, अगला सवाल आता है। ओके गाइज, तो फाइन, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद यही है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें शायद मतलब मैं आपको बताना चाह रही थी वो हम बात करते हैं। दोस्तों आपने रेट्स के बारे में सुना है? किसके बारे में? रेट क्या होते हैं? देखिए हमें ना 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो आते हैं वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, यह भारतीय संविधान के, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 3 में आते हैं, मतलब भाग 3 में आते हैं, सॉरी भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर इन मौलिक अधिकारों का खनन होता है, अगर इन मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है तो उसके लिए रिट दिए गए हैं। रिट टोटल 5 प्रकार के होते हैं। 5 तरह के रिट होते हैं जो आर्टिकल 32 में डिफाइंड है। ठीक है, तो 5 प्रकार के रिट हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का खनन होता है तो वो इन रिट्स को जारी कर सकता है। अब वो क्या होता है, देखिए ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि अगर कोई हमें अगर किसी ने गिरफ्तार किया तो उसे उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि गिरफ्तारी क्यों करी है। ठीक है, बिना रीज़न बताए वो हमें हिरासत में नहीं ले सकते। तो आर्टिकल 32 जो आता है, आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि आप इसे हैबियस कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं। एक होता है सर्शियोरी, एक होता है सर्शियोरी, एक होता है क्यू वारंटो। बस मैं यहाँ पे आपको नाम बता रही हूँ ताकि आपको एक होता है प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, और एक होता है मैंडामस। तो ये कुछ रेट दिए गए हैं आपको, मतलब इस तरह के आपको कुछ रेट दिए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, सर्शियोरी, क्यू वारंटो, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस। तो इस तरीके के बेसिकली रेट दिए गए हैं। सो वेल आई होप गाइस कि आपको मेरी बात डेफिनेटली समझ आ गई है और क्लियरली समझ आ गई होगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट उसमें जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हो गई हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स, सो प्लीज़ टेल मी गाइस कि मैम नहीं समझ आया, डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर पूछ लें कि मैम डाउट आया है, हमें समझ नहीं आया, ठीक है क्लियर कर दीजिए, या जो भी है आप जल्दी से पूछ लीजिए गाइस, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो। फाइन गाइस, तो चलिए सभी को ये समझ आ गया होगा, जहाँ तक है क्लियरली समझ आ गया होगा। तो गाइस उम्मीद पूरी है कि आपको क्लियर समझ आ गया है।
तो चलिए गाइस, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और आगे के क्वेश्चन में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या आता है? पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि द प्रेशर ग्रुप आर, दबाव समूह क्या होता है? तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मॉरल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल कलेक्टर। प्रेशर दबाव होता है सार्वभौमिक चरित्र के संगठन, ठीक है। तो सार्वभौमिक चरित्र के जो भी संगठन होते हैं वो प्रेशर ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। अगला सवाल आता है, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन द वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पहली वाटर कंजर्वेशन पर, ठीक है, याद रखिएगा, वाटर कंजर्वेशन पर यानी कि जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहली संसदीय मंच कब गठित करी गई थी, ठीक है। वाटर इसके ऊपर पहली मंच कब गठित करी गई थी? तो आपके ऑप्शंस, पहले आपका ऑप्शन आता है 1950 में, 1950 में, 2005 में, 1970 में या 1985 में। तो वाटर कंजर्वेशन जो करी गई थी वो कब करी गई थी, ये पूछा गया है सवाल। When was the first parliamentary forum on water conservation and management constituted? ओके गाइस, तो कब कॉन्स्टिट्यूट करी गई है? 2005 में इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ कॉन्स्टिट्यूटेड? युवाओं पर पहला संसदीय मंच कब रखा गया, मतलब युवाओं के लिए पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था? 2010 में, 2008 में, 2006 में, 1985 में। तो ये 2006 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस कॉन्स्टिट्यूटेड? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था? मतलब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया? तो आपके ऑप्शन है 2005 में किया गया, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो ये जो किया गया था 2008 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट? क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड? ठीक है, तो ये कब करी गई थी? आपदा प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया? 2011 में, 2010 में, 2009 में, 2008 में। तो ये किया गया था 2011 में, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड पहला जो मंच तैयार किया गया वो 2011 में। अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूटेड? बच्चों पर पहला जो वो किया गया था वो कब किया गया था? फॉर द चिल्ड्रंस, ठीक है। तो वो बेसिकली पहला पार्लियामेंट्री फोरम ऑर्गेनाइज करा, मतलब कब किया गया था? इन इंडिया, ठीक है। तो व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रंस कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया? तो ये कब किया गया था? 2006, 2007, 8, 9। तो ये इंडिया में करा गया था 2009 में, और अगर बात करें वर्ल्ड की तो 2002 में ही कर दिया गया था। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट? निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 5th शेड्यूल या प्रायम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की प्रस्तावना। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में प्रस्तावना में। तो करेक्ट आंसर है प्रस्तावना। फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 में आते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इन्हें डिफाइन किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान के भाग 4 में आते हैं, ठीक है, भाग 4 में आते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर, याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 से लेकर इन्हें 51 तक डिफाइन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, याद रखिएगा, मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान में अखंडता, ठीक है, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, और
एक और वर्ड जोड़ा गया था समाजवादी। 3 शब्दों को भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आता है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, यूएसए से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल आता है, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन। राज्य की सरकार के सदस्य स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति में होती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में होती हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में होती हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट में होती हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो शायद आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी, सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी एनी क्वेश्चन एंड डाउट सो प्लीज़ टेल मी कि मैम नहीं समझ आया, दोबारा बता दीजिए वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट एज द प्रायमल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 44 अमेंडमेंट एक्ट में के द्वारा, 42th अमेंडमेंट एक्ट, 56th अमेंडमेंट एक्ट, इट हैज़ बीन नेवर अमेंडेड। इसे आज तक कभी भी संशोधित नहीं किया गया है। तो 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसे संशोधित किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। याद रखिएगा, संविधान में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? जैसे कि संविधान के भाग 4A में आते हैं, अनुच्छेद 51A में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल आता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रायम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच केस। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में ये कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूबरी यूनियन केस में, यूनानी कृष्णन केस में, मिनार मिल्स और यूनियन केस में, या सुनील बत्रा और दिल्ली गवर्नमेंट। तो बेरूबरी केस में ये जजमेंट आई थी। याद रखिएगा, कौन से केस में? बेरूबरी केस में ये जजमेंट आई थी। सो वेल, आई होप गाइस कि आपको ये सारी चीज़ें डेफिनेटली क्लियर हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों, अभी भी किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन एंड क्वायरीज है तो आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी हम बताएंगे। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम वैसे हो नहीं सकती है जहाँ तक उम्मीद है मेरी। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग आपको उसे करेक्ट करा देंगे। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए गाइस कि एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज एंड डाउट्स, सो प्लीज़ टेल मी कि मैम नहीं समझ आया या दोबारा बता दीजिए, व्हाटएवर, तो आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, यू आर वेरी फ्री हैं आप लोग ये सब पूछने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच विथ लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। अगली क्लास में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आप अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करें, आज एक अच्छा बेहतर पेपर दें। थैंक यू सो मच गाइस।